भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम, द सत्यम स्कैम। आखिरकार क्या है ये सत्यम स्कैम, क्या है इसके बैकग्राउंड की स्टोरी, किस तरीके से ये रिलेटेड है हमारे करिकुलम कंपनीज एक्ट से, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इसके थंबनेल पर भी था कि क्या चार्टेड अकाउंटेंट्स थे इन्वॉल्व्ड, क्या हमारे प्रोफेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रोफेशन का नाम खराब कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं आज सत्यम स्कैम के बारे में सारी चीजें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर, सत्यम स्कैम शुरू करने से पहले याद करके थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी देख लेते हैं। आखिरकार ये स्कैम किया किसने था। इनका नाम था रामालिंगम राजू। ठीक है, रामालिंगम राजू सर। इनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूं तो ही वॉज बोर्न इन अ फार्मिंग फैमिली। ठीक है, उसके बाद वहां से खेती करते थे इनके पिताजी, बट ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम टेनेंट टाइप की खेती करते थे, काफी अच्छे जमींदार टाइप के लेवल पर थे खेती, और पैसा काफी था। और इस वजह से इन्होंने अपने बच्चे को एमबीए करने के लिए अमेरिका भेजा, ओहायो यूनिवर्सिटी से, जहां से वो एमबीए करके आए रामालिंगम राजू जी। उसके बाद वो इंडिया आने के बाद इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस में अपना हाथ दिया। इन्होंने होटल बिजनेस में ट्राई किया, गारमेंट बिजनेस में ट्राई किया, वो दोनों बिजनेसेस फेल हो गए। उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना रियल एस्टेट मार्केट में घुसते हैं, तो तब इन्होंने एंट्री की द रियल एस्टेट बिजनेस में, और यहां इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की, माइतास इंफ्रा लिमिटेड। इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है क्योंकि लास्ट में ये स्कैम की बहुत बड़ी भूमिका प्ले करेगी, स्कैम के उसमें, स्कैम के अनफोल्डिंग में। माइतास इंफ्रा लिमिटेड, ठीक है। तो ये कंपनी इन्होंने फॉर्म की, पर ये कंपनी सेटिस्फैक्टरी चली, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, बट फ्लॉप भी नहीं हुई, सेटिस्फैक्टरी कंटिन्यू करी। ये थी बैक स्टोरी। अब यहां से हमारा प्लॉट शुरू होता है। 1980 में इंडिया में आया आईटी बूम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में बूम करने लगा। इस चीज का फायदा उठाते हुए रामालिंगम राजू जी ने इंडिया में एक कंपनी फॉर्म की, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, अब नाम से समझ में आ ही रहा होगा आपको, आईटी कंपनी है सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, क्योंकि दौर बूम का था एंड ही वाज इंडीड अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। समय 10 साल के अंदर अंदर इट बिकेम वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया इन द आईटी सेक्टर आफ्टर टीसीएस, आईबीएम, इन लोगों, इन्फोसिस के बाद फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर। 50,000 से ज्यादा इंप्लॉय, 60 से ज्यादा ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज में। सत्यम वाज किलिंग इट। यहां तक कि रामालिंगम राजू जी को 2008 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड से भी नवाजा गया, दैट हिज आइडिया हैज रेवोल्यूशनराइज्ड इंडिया। तो इंडिया की आप समझो कि फॉरेन मार्केट्स में एक बहुत बड़ी अच्छी इमेज बन गई थी कि इंडिया हैज बिकम द न्यू आईटी हब एंड इट इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। आप देखो ये आजादी के बाद का पीरियड है, तो कोई ऐसा बूम इकोनॉमी को कहां से कहां तक लेके जा सकता है। बट फिर होती है, हर हर स्कैम के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी ऐसे ही स्कैम कर जाता है, हमेशा कोई ऑब्जेक्टिव होता है उसके पीछे, वरना एक अच्छी खासी चलती चलती कंपनी कभी जबरदस्ती स्कैम में नहीं घुसती। सन 2000 था, हैदराबाद में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आने वाला था, मेट्रो बनने वाली थी। रामालिंगम राजू जी को समझ में आया कि अगर वो मेट्रो के आसपास का रियल एस्टेट का एरिया खरीद लेते हैं तो जब मेट्रो बनेगी, ठीक है, तो इस एरिया का प्राइस बढ़ेगा, उसको बेचेंगे तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे। लेकिन पैसा आएगा कहां से? यहां से होती है स्कैम की शुरुआत। रामालिंगम राजू जी की जो कंपनी थी, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो यूज करती थी, वो खुद उनकी कंपनी ने ही डेवलप किया हुआ था। तो राजू जी के पास उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की पावर थी और उसके डिटेल्स को चेंज करने की भी पावर थी। तो राजू जी ने इस पावर को इस तरह इस्तेमाल किया कि उन्होंने कंपनी के प्रोफाइल के अंदर, कंपनी के पेरोल के अंदर, सैलरी की डिटेल्स के अंदर 15,000 नकली इंप्लॉइज क्रिएट किए, जैसे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मतलब अलग अलग नाम से, और कंपनी के बैंक अकाउंट से इन लोगों के बैंक अकाउंट में सैलरी गिरवाई। और ये सारे बैंक अकाउंट फेक थे और वहां से पैसा रामालिंगम राजू के मेन अकाउंट में आने लगा। 15 करोड़ रुपया पर मंथ इन्होंने ऐसे चोरी की। यह था पहला थेफ्ट। इसके अलावा रामालिंगम राजू जी ने ना मार्केट में जो अपने जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें अपनी सेल्स बढ़ा के दिखाई थी। मतलब अगर 200 रुपए का एक सामान बिक रहा है तो उसको वो 800 रुपए का दिखा के
7,516 फेक इनवॉइसेस इन्होंने बनाए थे 8 साल के पीरियड के अंदर, जिससे इनका सेल का जो नंबर था वो ह्यूज दिखने लगा। अब इससे क्या फायदा है समझो, जब एक कंपनी बहुत ज्यादा रेवेन्यू रिच लगने लगती है ना, तो बैंक उसको बहुत आराम से लोन दे देता है, क्योंकि बैंक को समझ में ये आने लगता है कि भैया ये कंपनी तो फटाफट पैसा वापस कर देगी, ये तो कैश रिच कंपनी है, इसके पास तो बहुत सेल्स हो रही है। अब इसने जो लोन्स लिए वो क्या किया, इन लोन्स को लेने के बाद इनके द्वारा ही क्रिएटेड कुछ शैम कंपनीज थी, उनमें ये पैसा इन्वेस्ट करवा दिया इन्होंने, और फिर वो पैसे को कैश के द्वारा निकाल के अपने ही बैंक अकाउंट में रखवा लिया। ठीक है, अब क्योंकि सेल्स इतनी हैवी थी, तो जो मार्केट में जो शेयर प्राइसेस थे ना, वो भी एक्सकेलेट होना शुरू हो गए। ठीक है, डिमांडें बढ़ने लगी। 2003 में जो शेयर 138 रुपए का था सत्यम का, 2008 5 साल के अंदर 526 रुपीस पर ट्रेड करने लगा। अब ये देखते हुए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आए सत्यम के पास कि हम लोग भी पैसा लगाएंगे आपके इसमें, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है। अब 3 मुट्ठी पैसा आ रहा था, लेकिन वो तो सिर्फ सत्यम को ही पता था ना, मतलब वो तो सिर्फ राजू को ही पता था कि भैया राजू पूरी दुनिया को खिला रहा है काजू, कि अंदर ही बैठे बैठे उसने क्या स्कैम किया है। देखो सर, अब बात क्या हुई, अब उसको रियल एस्टेट खरीदना था, पैसा आ गया, तो अगर वो रियल एस्टेट अपने नाम पर खरीदता तो दिक्कत हो जाती। तो उसने वो सब पैसा मत्यास, याद है जो कंपनी उसने स्टार्टिंग में क्रिएट की थी, मत्यास इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा पैसा डाला और उसके नाम पर जमीन खरीद ली। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। अब क्या हुआ सर कि कैश बैलेंस सत्यम कंपनी के कैश और बैंक बैलेंस में दिख रहा है। ये तो सिर्फ रामालिंगम राजू को पता है कि भैया ये कैश बैलेंस एक्चुअल में कैश बैलेंस है नहीं, झूठा है, क्योंकि सेल तो फेक बुक है, रिसीप्ट भी फेक बुक है। तो ऐसे समझ लो कि लिखा हुआ है 5,000 करोड़ बैंक बैलेंस, लेकिन है 450 करोड़। लेकिन इन्वेस्टर और शेयर होल्डर को तो यही दिख रहा है ना। तो अब इन्वेस्टर और शेयर होल्डर ने प्रेशर बनाना शुरू किया रामालिंगम राजू के ऊपर कि आखिरकार आप इतना पैसा आइडल कैश की तरह बैंक में क्यों रखे हुए हैं, इसको कहीं इन्वेस्ट करिए। अब ये तो सिर्फ राजू को पता है कि इन्वेस्टमेंट 5,000 की कैसे करेगा जब उसके पास है ही 450, और अगर उसने सिर्फ 450 किया तो भांडा फूट जाएगा उसका। तो इसने कुछ दिमाग लगाया, इसने बोला कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सत्यम कंपनी के 450 करोड़ ही इन्वेस्ट करवाऊं मत्यास में, लेकिन किताबों में यह दिखाऊं कि 5,000 इन्वेस्ट हो गया। मत्यास इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि वो भी मेरी ही कंपनी है, मैं 5,000 दिखा दूंगा, इन्वेस्टर भी खुश हो जाएंगे, मत्यास भी खुश हो जाएगी, सत्यम भी खुश हो जाएगी। प्लान बढ़िया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई पता है, भगवान सब देख रहा था। 2008 में रियल एस्टेट मार्केट में स्लो डाउन आ गया, ग्लोबल रिसेशन आ गया। क्यों? क्योंकि उधर यूएस में रिसेशन आ गया था, हाउसिंग स्कैम जो हुआ था यूएस के बैंकिंग में, जिसके ऊपर बिग शॉट मूवी भी है नेटफ्लिक्स में। तो पूरी रियल एस्टेट की मार्केट स्लो डाउन हो गई। तो अब शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, बोले मेहता इसमें पैसा मत लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डूब रहा है, अभी क्यों इन्वेस्ट करना है उसमें। तो अब रामलिंगम राजू को एक बात समझ में आ गई कि अब उसको भांडा फूट गया, क्योंकि अब और कोई वे नहीं है यहां से निकलने का। तो 7 जनवरी 2009 को उसने एक कन्फेशन लेटर लिखा, जिसमें उसने बोर्ड को बताया कि उसने टोटल में 7,000 करोड़ रुपए की गलत अकाउंटिंग की है, 7,516 नकली बिल्स बनाए हैं, कैश का बैलेंस नकली है, ठीक है, डेटर्स नकली हैं, कंपनी के एसेट्स जो शो कर रहे हैं वो नकली है। उस दिन पर 550 रुपए का जो सत्यम ट्रेड कर रहा था वो 11 रुपए पर आके गिरा। मैटर इतना सीरियस था, इंटरनेशनल इकोनॉमी में हमारी मतलब इंडिया की इज्जत पर बात आ गई थी। ये बात को देखते हुए सरकार ने तुरंत सेबी का इन्वेस्टिगेशन दिया। तो सेबी ने देखने गया कि आखिरकार ये बात ऑडिटर्स को क्यों नहीं पता चली। तो उनके ऑडिटर्स थे पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी को दुगनी ऑडिट फीस पेमेंट की गई थी सत्यम द्वारा, सिर्फ इस झूठ को कवर अप करने के लिए। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा पीडब्ल्यूसी को। एक तो इमेज खराब हुई, दूसरा पीडब्ल्यूसी को सेबी ने 2 साल के लिए बार्ड कर दिया।
रामालिंगम राजू जी को सजा हुई जेल की, ठीक है, और साथ ही साथ सत्यम वॉज बॉट बाय महिंद्रा, और आज वो सत्यम महिंद्रा के नाम से फेमस है। इस स्टोरी से हम लोग क्या सीखते हैं? इस स्टोरी से हम लोग ये सीखते हैं कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। कम खाओ लेकिन इंसाफ का खाओ। दूसरी चीज हम ये सीखते हैं कि जब आपको एक पोजीशन दी जाती है, जैसे कि एक ऑडिटर बनने की या इतनी रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी जाती है, तो आपको कभी भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना देख रहा हो ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। इसी तरीके के और स्कैम्स के बारे में जानने के लिए कमेंट में बताना जरूर, मैं और सीरीज जरूर लेके आऊंगा।